नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ मिल रहे हैं एक और नए वीडियो में, जिसमें आपके लिए एक और नई बम्पर जॉब यानी कि वैकेंसी सरकारी नौकरियां निकल चुकी हैं बिहार के अंदर। ये टोटल 1539 वैकेंसी रहेंगी। नंबर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 1500 से भी ज़्यादा पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी वो आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जो कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट के आयोग के अंदर लिया जाता है। ये एक सरकारी जॉब रहेगी, मतलब कि ये बिहार के सरकार ही द्वारा, मतलब बिहार के सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर पटना के अंदर ये जॉब है। और ये जॉब जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं। मतलब आप अगर इसके लिए अपने एजुकेशन वाइज, एज वाइज, कैटेगरी वाइज, राष्ट्रीयता यानी कि आपके नेशनल सिटीजनशिप वाइज, अगर आप इन सारी कंडीशन में इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए एग्री करते हैं, मतलब कि उन सारे चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, इन जो भी इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए बताई गई है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट रहेगा। ये बहुत ही बड़ी जानकारी रहेगी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल के अंदर। ये नोटिफिकेशन आपका जो है अब ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका है। आपकी जो वेबसाइट है BTSC यानी कि आपके बिहार टेक्निकल सेवा आयोग के अंदर, ये आपकी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर, ये आप देख सकते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर ये वेबसाइट है। ये जो आपका विभाग है, आयोग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये जॉब आपकी आई है। हम इस वीडियो में सारा कुछ बात करने वाले हैं कि इस जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, और इसके लिए फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, किस किस को कितना आरक्षण है, यानी कि किस किस को कितना बेनिफिट है आपके वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज, सीट वाइज। मतलब कि आप मान के चलिए आप अगर पिछड़ा वर्ग हैं, हालांकि पिछड़ा वर्ग वाले लोगों को बहुत ये दिक्कत रहती है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए वैकेंसी में, नहीं तो अगर रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो ऐसे में ये होता है कि आपके हाथ से वो जॉब मिलने के चांस कम हो जाते हैं। और इसके बजाय जो नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं, मतलब कि जिनका कोई बेनिफिट, कास्ट बेनिफिट नहीं होता, कास्ट रिजर्वेशन नहीं होता, उनको जो है ये उन कंडीशन में जनरल वाले कैंडिडेट को ज़्यादा जॉब मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, मतलब कि अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो उसी के दौरान जो है हर सरकार जो है, मतलब हर राज्य में जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पर जो है हमारा रिजर्वेशन करा जाता है। हर तरीके से हमारे को रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे महिलाएं हो तो अगर अलग रिजर्वेशन होता है, अगर कैटेगरी हमारी अलग है तो अलग रिजर्वेशन होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ज़्यादातर उन्हीं के लिए वैकेंसी होती है। किसी भी नए पोस्ट के लिए, किसी भी नए विभाग में उनके लिए ज़्यादा ही वो जो है वैकेंसी होती है। तो पूरा हम इसको बात करेंगे। ये देखिए आपका 7 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, मतलब 7 पेज के अंदर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस जॉब के बारे में। और साथ में आपके लिए जो अप्लाई करने का विंडो है वो अब ओपन हो चुका है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना याद रखना है आपको, समय के अंतरकाल, मतलब कि समय के अंदर अंदर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। समय के बाद इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको बता देता हूँ मैं दोबारा, 4 मई यानी कि 4 मई इसकी आखिरी तिथि रहेगी, आखिरी दिवस रहेगा इसके लिए फॉर्म भरने का। और फॉर्म कैसे भरना है वो सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट यानी आपके क्या कागजात लगने वाले हैं इसको अप्लाई करने के लिए। देखिए बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये हिंदी में बोला जा रहा है, उसी चीज़ को आपके विभाग का नाम है जो यहाँ पे पटना के अंदर है। फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हम बोलते हैं, मतलब ये लोग ऐड दे रहे हैं, मतलब ये एक नोटिस बता रहे हैं किसको लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, मतलब कि भर्ती को लेकर, जो कि एक फार्मासिस्ट की रहेगी। आपको बता देता हूँ फार्मासिस्ट जो होता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर उसकी पोस्ट रहती है, उसका पद रहता है जिसको लिया जाता है। इस पद के अंदर आपका क्या काम होता है, इसका पद के अंदर जो भी डॉक्टर किसी भी आपका जो भी मरीज होता है, यानी जो भी वहाँ पर आता है, जो भी वहाँ से इलाज कराता है, पेशेंट जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए जो आप डॉक्टर कुछ भी रिकमेंड करता है दवाई से रिलेटेड, कोई भी जानकारी से रिलेटेड, साइड इफ़ेक्ट हो गए किसी दवाई के, या फिर क्या क्या यूजेस हैं, और सारा कुछ जो रहता है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद फार्मासिस्ट का सारा रोल रहता है उस पद के लिए, उन सारी जानकारियों के लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 1539 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक, मतलब 9
9,003 दिनांक। अब देखिए यहाँ पे एक रूल था, अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विधित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट BTSC और साथ में आपका परीक्षा.nic.in, इन दोनों वेबसाइट पे आप जाएंगे, किसी पे भी आप जाके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए इसी सेम पोस्ट के लिए, सेम जॉब के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 4 अप्रैल से 4 मई तक, सॉरी 5 अप्रैल से 4 मई तक का समय दिया जा रहा है। यानी हम देखें तो हमारे को भी एक दिन पूर्ण हो चुका है इस फॉर्म को खुले हुए। अब हमारे पास पूरा, अभी भी हम देखें तो पूरा हमारे पास 1 मंथ, यानी पूरा हमारे पास 1 महीना यहाँ पर जो है हमें मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इससे लास्ट डेट तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और देखिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रोस्टर के अनुसार फार्मासिस्ट हेतु पद की कोटिवार विवरणी वेतनमान, मतलब कि आपकी शिक्षा यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होगी इसके लिए, कितना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कितना यहाँ पे आपको पे इसके लिए यानी कितना तनख्वाह सैलरी मिलेगा वो बता देता हूँ। साथ में ये भी बता देता हूँ कि आपका कौन सा पद है, वो तो हमने बता ही दिया, आपको फार्मासिस्ट पद रहेगा। वेतन आपको बता देता हूँ, वेतन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे वेतन लिखा हुआ है। आपको पहले तो यहाँ पे मिलेंगे 5,200 रुपये तो पर माह, यानी कि 1 महीने के मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। और इसके बीच में आपका 20,200 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आपका जो है क्वालिफिकेशन, आपने कितना एक्सपीरियंस दिया है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेन बात यह है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगी। सिंपल आपको करना है इसके लिए अप्लाई, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि आप अगर पढ़ाई के हिसाब से इसके लिए पूर्ण हो चुके हैं हर तरीके से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ग्रेड पे देखिए यहाँ पे आपको 2,800 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा देगी सरकार, बिहार सरकार एक्स्ट्रा देगी इसी के अंदर। क्यों देगी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया इस पोस्ट के लिए इतना जो है ग्रेड पे मिलता है का वहाँ के कर्मचारी को इस पोस्ट के लिए। सेम यहाँ पे आपको बता दूँ, ये 7वां पे इसके लिए, यानी कि भारत सरकार जो होती है हमारी, या फिर सरकार स्टेट राज्य की जो सरकारें होती है, उनका जो है पे स्केल होता है, मतलब अलग अलग लेवल होते हैं हमारे सैलरी के, कि हमारे को किस पद पर कितनी सैलरी मिलेगी। तो फार्मासिस्ट की जो पद है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिहार के गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपको 7th पे लेवल की वो मिलेगी सैलरी। 7th पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, 7th पे मतलब यही है कि आपका ये जो यहाँ पे लिखा है इस नंबर के बीच में आपकी जो है तनख्वाह रहेगी, इस नंबर के बीच में। आप देख सकते हैं 2,800 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो फिक्स्ड है। और 5,200 से लेके 20,200 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है आपके पैसों का। तो ये हमने बात कर लिया वेतन की। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हमें बताया गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, इंटरमीडिएट यानी कि आपका 12th क्लास होता है, यानी कि 12वीं क्लास होता है, उसमें आपको विज्ञान से उत्तीर्णता, मतलब यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वालों के लिए जॉब है। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स से हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात पहली कंडीशन हमें पता लगी कि हमारे यहाँ पे साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि उस 12th में पास होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे बोला है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा एवं फार्मेसी कोर्स के सभी पार्ट 1, 2, 3 में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आपने सरकार द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार से किया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी संस्था से किया हो, उससे जो है वहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी कोर्स का होना चाहिए, डिप्लोमा करा हुआ है आपने फार्मेसी कोर्स के अंदर, जिसमें आपके जो 3 पार्ट होते हैं फार्मेसी के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में पास होना जरूरी है, और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह हो गया हमारा सेकंड। और थर्ड चीज़ ये बोली गई है, अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। मतलब कि वो जो उसने करा है, वो जो अप्लाई करने वाला है उसका जो है बिहार में फार्मेसी काउंसिल, बिहार में जो एक फार्मेसी काउंसिल है उसके द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब उस पर उसके साइन होने चाहिए, और बिहार फार्मेसी काउंसिल के उस पर साइन होने चाहिए, मतलब कि उनसे वो चीज़ जो है पास होनी चाहिए। विभाग का नाम तो बता दूं आपको, ये आपका स्वास्थ्य विभाग रहेगा, बिहार पटना में होगा ये। अनारक्षित मतलब कि आपके अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 561 वैकेंसी है, मतलब कि 561 वैकेंसी जो है, सीट जो है इतने लोगों को मिल जाएगी जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास, अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में हर कोई आता है, चाहे वो SC ST कैटेगरी वाला भी हो तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा। मतलब सपोज मान लीजिए आपको बाद में चल के आगे चल के इसी में जॉब मिल रही है SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, रिजर्वेशन से भी, और तो आप अगर चाहें तो उस अपने कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं जॉब, नहीं तो वो छोड़ के आप UR कैटेगरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सारे लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आर्थिक रूप से
ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि आपका इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, उनके लिए यहाँ पे 132 रहेंगी सीट। सेम इसी तरीके से अनुसूचित जाति यानी कि आपका एससी कैटेगरी, उसमें आपका 321 रहेंगे। अनुसूचित जनजाति यानी आपका एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम बोलते हैं, सेम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड सेक्शन के अंदर जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे 333 यानी कि 333 वैकेंसी उनके लिए रहेंगी। पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका हो गया बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए यहाँ पे 105 वैकेंसी हैं। सेम इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के अंदर जितनी भी महिलाएं होंगी उनके लिए यहाँ पे 65 वैकेंसी रहेंगी। कुल अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1539 वैकेंसी है हमारे टोटल। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ स्वतंत्रता सेनानी जो होंगे, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी यानी कि हमारे जो पहले फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, उनके अगर कोई यहाँ पे, अब वो तो यहाँ है नहीं, बट उनके यहाँ पे अगर पोता होगा या पोती होगी और नाती नतिनी और ये सब लोग होंगे, तो उनको भी उनकी यहाँ पे टोटल जितनी वैकेंसी है उसमें से 26 लोगों, उन 26 लोगों को उनको वहाँ पे लिया जाएगा जॉब के लिए। अगर कोई नहीं होगा तो बाकी इसी कंडीशन के तरीके से वो जो है फिल करी जाएंगी। सेम इसी तरीके से दिव्यांग लोग जो होंगे उनके लिए 4% यहाँ पे रिजर्व है, यानी कि टोटल वैकेंसी का अगर आप 4% निकालेंगे तो उसमें आपका 53 आ जाएगा, तो 53 यहाँ पे टोटल उन लोगों के लिए वैकेंसी फिक्स है कि उन लोगों को मिल जाएगी। अब दिव्यांग में कौन कौन आ रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक तो आ रहा है VH यानी कि दृष्टि दिव्यांग यानी कि आपके आँख वाले तरीके से, यानी कि दिव्यांग हो जाता है आपका डिसेबिलिटी, दृष्टि मतलब कि आँखों से दिव्यांग है अगर तो। सेम इस तरीके से मुख बधिर दिव्यांग और चलन दिव्यांग वो हो गए जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है। सेम मनोविकार और बहुदिव्यांग, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी इसमें होगा आपको वो चीज़ यहाँ से पता लग जाएगी। सेम हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं कि भाई कितनी आयु होनी चाहिए। हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली है। अब देखिए आपको बता देता हूँ, आपने अगर बी फार्मा या बी फार्मा कर रखा है या डी फार्मा कर रखा है, ये दोनों कोर्स होते हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, अगर आपने करे हैं बिना डिप्लोमा करे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने अगर डिप्लोमा करा है पहले फार्मेसी में, सेम उसके बाद ये चीज़ करी है तो आप इस बात को सोच सकते हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। सेम अब आयुसी में आपको बता देता हूँ, आपकी 2019 के 1 अगस्त को देखा जाएगा। अगर आप 1 अगस्त 2019 तक 21 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए अगर आप 2019 तक, अभी मान लीजिए आप अभी 21 साल के हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप 2019 के 1 अगस्त तक 21 साल के होने चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 2023 में अब 21 साल से ऊपर चल रहा हूँ, मैं मतलब कि 2023 के अंदर मैं 1 जनवरी में या फिर जनवरी के बाद अभी तक जो है मैं इस महीने में 21 साल का हूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2019 की ईयर होगी उससे देखा जाएगा आपका 21 एज। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों को मैक्सिमम एज 37 रहेगा। सेम अनारक्षित महिलाएं यानी कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही महिलाएं जो होंगी उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 साल मिल जाएंगे, यानी कि 40 ईयर मैक्सिमम उनके लिए एज रहेगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए। सेम यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है, यहाँ पे आपका जो भी बैकवर्ड कास्ट है उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 रखी गई है मैक्सिमम। सेम इस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी में अगर आप पुरुष हैं महिलाएं दोनों को यहाँ पे 42 साल मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब 42 साल से ऊपर अगर आप हो गए हैं, 42 साल आपकी कंप्लीट हो गई है ईयर एज वाइज, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक जो आपका इस तारीख को आया था कि आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। मतलब कि यहाँ पे आपको बता दूं दिव्यांग लोगों को 10 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपके सेम इसी एज के बीच में। मतलब कि 37 तो आप समझ सकते हैं, 37 तो हमारी है ही है फिक्स्ड, जो अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब जनरल तरीके से देखें तो 37 में आप 10 प्लस कर लीजिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, 10 प्लस हो गए हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट आपको बता दूं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या। अब देखिए यहाँ पे 2007 में एक रूल आया था, उसके हिसाब से भी यहाँ पे बता दिया कि बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो होंगे
उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन कुछ बताया गया है, तो यहाँ पे 5 वर्ष की उनको भी छूट रहेगी। तो इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन के अंदर किसको कितनी छूट है। मेनली मैंने जनरली जिसके लिए डिस्कस करना था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ चयन की प्रक्रिया मतलब कि सिलेक्शन होने कैसे वाला है आपका। तो यहाँ पे एग्जाम तो होने वाला है नहीं, आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लिया हम 100% मान के चल रहे हैं कि 100 अंक मान रहे हैं कि हम 100 नंबर देखे जाएंगे आपके, कि 100 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, उस तरीके से आपका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम 100 नंबर अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 100 में से आपके 30 नंबर देखे जाएंगे 12th क्लास के, जो आपके 12th क्लास में आए। मतलब कि सपोज मान लीजिए आपके जितने भी नंबर का पेपर हुआ था 12वीं में, उसकी टोटल जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज निकाल जाएगी आपके टोटल नंबर में से। मतलब आपके जैसे मान लीजिए 500 नंबर का बोर्ड का आपका पेपर हुआ था, आपका 12th क्लास का आपका पेपर हुआ 500 मार्क्स का, उसमें अगर आपके आए थे सपोज मान लीजिए उसमें आपके 300 मार्क्स आए थे, तो 300 मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटेज बनती है। तो आप सपोज लगा सकते हैं कि 50% मार्क्स पे हमारी 10% है, तो हमारी 60% हो गई। तो 60% जो हुई आपकी वो हमारी 500 के हिसाब से 60% जो हुई है हमारी, तो यहाँ पे उसको 30% में लिया जाएगा। उसको 100 में से 30 में देखा जाएगा उसको कितने परसेंट मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम डिप्लोमा वाले जो होंगे, उन डिप्लोमा जिन लोगों ने किया होगा उनको उनके मार्क्स देखे जाएंगे। उनके जो मार्क्स बन रहे होंगे टोटल में से उसका जो भी परसेंटेज होगा उसका 25% वहाँ ले लिया जाएगा। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं उच्चतर शिक्षा यानी कि आपका बी फार्मा के लिए 10 अंक और एम फार्मा, सॉरी डी फार्मा बोला था मैंने, वहाँ एम फार्मा होगा। बी फार्मा और एम फार्मा, तो बी फार्मा के 10 अंक और एम फार्मा के 10 अंक के परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए, मतलब कि यहाँ पे आपके 10 मार्क्स हो गए बी फार्मा के, 10 मार्क्स हो गए एम फार्मा के, तो इस तरीके से 20 मार्क्स ये हो गए आपके। अब देखिए अब अगर आप सोचें कि भाई हमारा बी फार्मा डी फार्मा 10 मार्क्स का थोड़ी हमने किया था, हमारे तो मार्कशीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स में से हमारे को मिले थे मार्क्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है ऑल ओवर की परसेंटेज निकाली जाएगी, उसमें से 20% वहाँ पे इसको लिया जाएगा। सेम फिर लास्ट बोला गया बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव। अब देखिए बिहार राज्य के अंदर जो आपके अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल, उसमें से आपका कार्य अनुभव देखा जाएगा जो प्रति वर्ष के लिए 5 अंक। मतलब कि अगर आपने 1 साल काम किया है बिहार राज्य के अंदर किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर, तो आपको 5 अंक वहाँ से दे दी जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अधिकतम अंक यहाँ पे 25 हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने 5 साल भी काम करा है सरकारी अस्पतालों के अंदर बिहार के राज्य के अंदर, तो वहाँ पे आपको 25 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो 25 अंक आपके ये हो जाएंगे, और बाकी आपका यहाँ पे देख सकते हैं 25 और यहाँ पे 30 और 20, यानी कि आपका ये टोटल हो जाएगा 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका 100 हो गया है। तो ये पूरा 100 में से आपका देखा जाएगा किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातित अंक जोड़ा जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे आपको बता भी दिया है किस तरीके से आपका देखा जाएगा। मैंने आपको बताया जैसे कि किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात, देखिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जैसे जितने भी मार्क्स आए होंगे 12th के अंदर उसको हम पहले 5 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसके बाद क्या बोला गया पश्चात 365 से भाग, फिर हम 365 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा वो हमारा यहाँ पे 12th का मार्क्स हो जाएगा 100 में से। सेम इसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा डिप्लोमा में जो मार्क्स आए होंगे, हमारे जितने भी मार्क्स आए होंगे उसको हम पहले 5 से क्रॉस करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। जितने भी हमारे आपके मार्क्स आए 12th के अंदर, सॉरी डिप्लोमा के अंदर, उसको आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जो भी आएगा उसको 365 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो आपका आएगा वो उसका एक्चुअल संख्या है, मतलब वो आपका डिप्लोमा के एक्चुअल मार्क्स है जो यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं बी फार्मा एम फार्मा के जो भी आपके मार्क्स होंगे, वो जितने भी मार्क्स आपके आए होंगे उनको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर आपको वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम ये चारों ऐड कर लिए जाएंगे, फिर आपके बता दिए जाएंगे कि 100 में से कितने बन रहे हैं। फिर आपको देखा जाएगा कि फिर जिसके ज़्यादा बनेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सब वो समझ सकते हैं कि आप जो पहले टॉप के होंगे 1539 कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा और जॉब मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर रूल बताया गया है कैसे करना है। मैं आपको देखिए वो मैंने आपको ऊपर समझाया, वही चीज़ हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फार्मिस्ट के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण युक्त कोर्स की परीक्षा के में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 एवं 0.25 के गुणक से गुणा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे आपका निकाला जाएगा मार्क्स।
उदाहरण, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक इंटरमीडिएट में तथा 50% अंक फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स में प्राप्त किया गया है तो उसे क्रमश 50 क्रॉस 0.3 यानी कि 15 मार्क्स आपके ये हो गए। देखिए वही सेम हो गया ना आपका, जैसे मान लीजिए आपके 12th क्लास में 50 मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए। अब मार्क्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही कितने आए, 50% यहाँ पे बात हो रही। सपोज मान लीजिए आपका 500 मार्क्स का पेपर था बोर्ड का, आपके 250 मार्क्स है तो आपके 50% हो गए। तो वो 50% को हम यहाँ पे 0.3 से क्रॉस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा 30% मांगा गया है। आप 30% को निकालेंगे नंबर में फ्रैक्शन वाइज तो आपका इस तरीके से आएगा 3/10 आ जाएगा, जिसको हम 0.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 ये हो जाएगा, 20 और 12.5 ये हो जाएगा, ये आपका डिप्लोमा वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है किस तरीके से कैलकुलेशन होने वाली है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन किसको मिलने वाला है, लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लगा, इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर। अब देखिए आप आरक्षण किसको नहीं मिलने वाला भाई, सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला SC ST कैटेगरी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, बट वहाँ पे आप सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, दे पा रहे, कोई डिटेल फॉर्म के अंदर नहीं दे पा रहे हैं, बाद में आपको नहीं दे पा रहे कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डिटेल, तो यहाँ पे आपका आरक्षण कैंसिल हो जाएगा रिजर्वेशन के छोड़ के। फिर आपको जो है ऐसे में अनरिजर्व कैटेगरी से वहाँ पे जॉब मिलेगी, सिलेक्शन होगा। अब देखिए कुछ ध्यान में रखने वाली आपके लिए बातें हैं, जैसे कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं, देखिए वही आपको बता दूं सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ते हैं, वही सेम बात बोली गई है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं और आप बोल रहे हैं तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म की फ़ीस की। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ आ गया अच्छे से सेम ही इसी तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन की, कितना हमें एज में रिलैक्स छूट मिलेगा हमारे को उम्र उम्र के अंदर, वो आपको पता लग गया है। सेम आपको ये पता लग गया है कब से कब तक अप्लाई करना है। फ़ीस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, 200 रुपये आपको पे करने होंगे, किसी को 50 रुपये पे करने हैं, किसी को सेम यहाँ पे 200 और 50 दो नंबर को रखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी किस किस को कितने पे करने हैं। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर को 200 रुपये पे करने हैं। सेम अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं किसी में, तो वो सिर्फ बिहार की एक्सेप्ट होगी। आप बिहार के दूसरे राज्य से हैं अगर, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपके लिए किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है। चाहे आप विजुअली, आप अगर किसी तरीके से दिव्यांग हैं, आप अगर या किसी भी तरीके से आप दिव्यांग हैं किसी भी कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी आपका बिहार के स्टेट राज्य से होना चाहिए आपका। नहीं तो दूसरे राज्य वालों को ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे राज्य वालों को एक तरीके से किसी भी कैटेगरी से होंगे उनको 200 रुपये ही पे करने हैं। सेम यहाँ पे आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं। अब देखिए जो यहाँ पे बिहार राज्य की जितनी भी महिलाएं अप्लाई कर रही होंगी इस फॉर्म के लिए, जो बिहार राज्य से होंगी, जो बिहार में ही रहती हैं, तो उनको यहाँ पे क्या है, उनको सिर्फ 50 रुपीज़ पे करने, चाहे वो किसी भी जात से हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी, देखिए मैंने आपको वही चीज़ बताया, महिला हो या पुरुष हो या किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, तो उनको 200 रुपये पे करने हैं। पूरे राज्य पूरे भारत के अंदर कहीं से भी कर रहे हैं तो बिहार को छोड़ के। तो साफ साफ आप ये समझ लीजिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये पे करने हैं। सिर्फ जो आपके SC ST कैटेगरी वाले लोग हैं और जितनी महिलाएँ हैं बिहार के अंदर, उनको 50 रुपये पे करने हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। बाकी सारे लोग जो बचे उनको 200 रुपीज़ पे करने हैं। तो ये हमने फ़ीस के बारे में बात कर ली है। देखिए वही उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है आपको किसको कितने पे करने हैं, वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है, दोबारा से अच्छे से बताई गई है। अब महत्वपूर्ण निर्देश आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विधित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविशिष्ट कर सभी, मतलब आपको सारे अपलोड करने पड़ेंगे। वो चीज़ लिखी है जो भी आपके, जितना आपको बोला गया है कि आपको डिप्लोमा बोला है, बी फार्मा बोला है, एम फार्मा बोला है, 12th का सर्टिफिकेट की डिटेल्स की बात हो रही है हमारी, सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको इस बात का ध्यान रखना होगा।
अब फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ को लेके बहुत लोगों का डाउट रहता है, फोटोग्राफ में कैसे अपलोड करने वाले हैं। तो आवेदक मतलब जो अप्लाई करने वाले हैं, खींचा होना चाहिए हाल का फ़ोटो, मतलब कि आपके 3 माह का, 3 माह के अंदर अंदर अगर आप जनवरी के बाद का अप्लाई, जनवरी से लेकर अब तक की फ़ोटो अगर लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो आप लगा सकते हैं, उससे पहले की फ़ोटो ना हो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका चेहरा दिखना चाहिए, सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए आपका पूरा फोटो के अंदर, आँख खुला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आँख बंद हो। अगर विजुअल वालों के लिए अलग है वो, लेकिन जो जो नॉर्मल है उनके लिए आँखें खुली होके दिखनी होना ज़रूरी होनी चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, मतलब कि बैकग्राउंड जो है पीछे, फ़ोटो के पीछे जो जगह दिख रही होगी वो सफ़ेद होनी चाहिए। और यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो फ़ोटो बिना चश्मा के खिंचवाएंगे। फोटो अगर चश्मा भी लगाते हैं तो वहाँ पे बिना चश्मे वाली फ़ोटो होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है, चश्मे के साथ फ़ोटो ना हो। अनुरूप फ़ोटो नहीं रहने पर रद्द की जा सकती है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको बोला गया है, हमने जो जो आपको बोले हैं रूल्स उसके हिसाब से फ़ोटो नहीं होगी तो हम फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। रद्द मतलब आप समझ सकते हैं कैंसिल हो सकता है। तो ये हमने डॉक्यूमेंट की बात कर ली भाई, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर भी शायद चाहिए होंगे। सिग्नेचर आपको अपने एक पेपर पर करके रख लेना है, उसकी फ़ोटो भी आप खींच के रख लेंगे। अगर सिग्नेचर भी लगते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है अभी। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट गलत भुगतान, अगर देखिए आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो गए उससे रिलेटेड भी रूल लिखा है यहाँ पे। कुछ हेल्पलाइंस होते हैं, ईमेल होते हैं, आप उन्हीं पे कर सकते हैं, वेबसाइट पर ही अपना जो जो भी कुछ होगी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटस फेलियर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किए गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में विज्ञपित में आवश्यक अनुसार संशोधन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि आपको इतना याद रखना है कि पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है, गलत पेमेंट हो जाता है, तो इसमें ये जो है आपका BTSC यानी कि आपके बिहार के टेक्निकल कमीशन जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये चीज़ आपको बताई गई है। आपको बस इतना करना है, आपको समय के अंदर अंदर रह के फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पे वो है एक्सपीरियंस का, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बिहार राज्य के अंदर ही किसी भी जगह से आपने बाद में एक्सपीरियंस लिया, आपके फार्मासिस्ट की जॉब के लिए एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कुछ काम करके लिया, तो 5 साल में 25 अंक हो जाएंगे, 1 साल के एक्सपीरियंस के 5 अंक होंगे। ये आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए ऐसे में क्या है कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा ही नहीं, मतलब कहीं कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बाकी सारी क्वालिफिकेशन करी है फुलफिल, लेकिन उन्होंने जो है एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब कहीं काम नहीं किया उस पोस्ट पे। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में उनके वो 25 मार्क्स तो गए, वो 25 मार्क्स गए, बाकी 75 मार्क्स जो हैं वो तो उनके पास सिक्योर हैं ही। तो अगर ऐसे में क्या होता है कि आपके वहाँ पे जब ऐसा पता लगता है कि बहुत लोग ऐसे निकल रहे हैं बाद में चल के कि यार एक्सपीरियंस बहुत लोगों का कम का निकल रहा है वहाँ पे, तो ऐसे में आपको आसानी से जो है जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा रहेगा, आपको ये फॉर्म जो है फिल करके प्रिंट करके जो है सबमिट करना होगा, शायद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ये सबमिट करना होगा। उसमें आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, डेट डाल देनी है, और आपने कहाँ से जो है वो करा अपना एक्सपीरियंस वो आपको डाल देना है, कौन से कार्यालय से करा उसका नाम वाम डाल देना है, पद का नाम डाल देना है, किस पद पे करा, कब से कब तक किया वो आपको डाल देना है, फिर कितना आपको वेतन मिलता था वहाँ से एक्सपीरियंस करने का वो आपको डाल देना है सेम। फिर उसको वहाँ उस कार्यालय के यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेने हैं, वहाँ के जो मुख्य सचिव होंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम वाम लिख के पूरा इस चीज़ को फिल करके इसको सबमिट कर देना है। फॉर्म के अंदर ही अगर आपको बोला जा रहा है तो वहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है।
तो ये पूरा प्रोसेस है, हमने जान लिया है। भाई देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसी है नहीं, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है 1539 पोस्ट पर वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं 1500 से भी ऊपर है। और सरकारी नौकरी है, बिहार के अंदर है, पटना के अंदर, और हेल्थ से रिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, साइंस वालों के लिए जॉब है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, और साथ में बाकी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो हमने हाईलाइट कर देता हूँ हमने किसके लिए बात करी। आप देख सकते हैं हमने इसके लिए बात करी है अभी। सेम मैं आपको बताया तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ओनली। आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं भर सकते, ये बात आप याद रखना। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, दोबारा आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए पोस्ट ही है और कोई पोस्ट नहीं है, पोस्ट एक ही रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1539 है, ये हमने जान लिया है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आया था हमारा 3 अप्रैल को आया था। रजिस्ट्रेशन हमारा 5 अप्रैल से शुरू हुआ है, लास्ट डेट हमारा 4 मई रहेगा। फीस फीस की डेट भी सेम है, फीस में ऐसा नहीं है कोई इसके बाद की डेट रहेगी, यही लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आप पूरा एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही पूरा एडवर्टाइजमेंट था, वही नोटिफिकेशन था। अब हमें यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है और हम यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस यहाँ से हमें अप्लाई एप्लीकेशन का रहेगा। तो इस तरीके से पूरा आपका ये जो है अप्लाई करना है आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर, इस नोटिफिकेशन के दौरान जो हमने डिस्कस किया वो पूरा प्रोसेस रहेगा। तो इसी के साथ कर रहे हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।